Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनकी इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनमें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं। अ कंट्री हैज़ टू डील विद अदर कंट्रीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन सी टर्म्स को यूज़ किया जाता है और उनके मीनिंग क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है? विजिबल आइटम्स मीन्स विच इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। एक्सपोर्टेड क्या होता है? जैसे कि जब हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को यहाँ से गुड्स को भेजती है तो वो क्या होता है? एक्सपोर्ट। मतलब अपनी कंट्री से किसी और को गुड्स भेजना क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट। और मंगवाना क्या कहलाता है? इंपोर्ट। तो एक नेशन जब किसी दूसरे नेशन को गुड्स भेजता या मंगवाता है, ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं। अब विजिबल आइटम्स क्या हैं? जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो विजिबल आइटम्स में आती हैं, जिनमें फिजिकल गुड्स आती हैं। एंड सेकेंड क्या है? इनविजिबल आइटम्स। अब इनविजिबल आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या फिर मेडिकल सर्विसेज। मींस ऐसी सर्विसेज, ऐसी जो तरीके की सर्विस जिनको सिर्फ आप फील कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। इसमें होटल सर्विसेज इसका एग्जांपल हो सकता है इनविजिबल आइटम्स का। थर्ड वन क्या है? कैपिटल ट्रांसफ़र। अब कैपिटल नाम से पता चल रहा है कि मनी से रिलेटेड है। अब मनी का जो एक तरीके से लेन देन होता है, जो ट्रांजेक्शन होती हैं, वो किस में आती हैं? कैपिटल ट्रांसफ़र में आती हैं। विच आर कंसर्न विद कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा? जब हमें दूसरी फॉरेन कंट्री से हमें जो है मनी रिसीव हो रही है, मनी की फॉर्म में हमें रिसीव हो रही है कैपिटल। और कैपिटल पेमेंट क्या होगी? जब हम पेमेंट कर रही हैं, जब इंडिया किसी दूसरे नेशन को पे कर रहा है तो क्या होगा? कैपिटल पेमेंट। अब नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल एज इट इज़ इसकी डेफिनेशन दी गई थी और मैचिंग में पूछा गया था। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट था, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड था। ऐसे ही करंट और कैपिटल अकाउंट को भी मैचिंग में पूछा जाता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। मीन्स एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। मीन्स जो मनी से रिलेटेड होती हैं, जिनको मॉनेटरी टर्म में मेज़र किया जा सकता है। एक कंट्री का उनके दूसरे जो नेशंस है, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके रेजिडेंट्स के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। एंड इसमें दोनों को लिया जाता है, बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। जो हमने अभी पढ़ा, विजिबल में क्या आता है? फिजिकल गुड्स आती हैं, इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज आती हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन दोनों को लिया जाता है। एग्जाम में पूछा गया था कि इनविजिबल और विजिबल बोथ को किस में लिया जाता है, तो वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और सिर्फ इनविजिबल जो सिर्फ विजिबल है वो किस में आती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। यही डिफरेंस है दोनों में। अब क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस क्या है वो पढ़ते हैं। क्रेडिट बैलेंस होता है रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अब्रोड। इसको याद रखने के लिए हमने जो बेसिक फॉर्मूले एक तरीके से पढ़े थे, रूल जो पढ़े थे पर्सनल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का, उसमें से हमने एक नॉमिनल अकाउंट का जो पढ़ा था रूल, वो क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। मतलब जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जितनी भी हमारी इनकम होती है, बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा? जो क्रेडिट बैलेंस में क्या आएगा? जो रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अब्रोड। हमें जो फॉरेन एक्सचेंज अब्रोड से मिल रही है वो हमारे लिए क्या होगी? क्रेडिट बैलेंस होगी। अब डेबिट बैलेंस कैसे होगी? जो हम किसी को पे कर रहे हैं, पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज टू फॉरेन रेजिडेंट्स। फॉरेन रेजिडेंट्स को इंडिया जो पे कर रहा है वो उसके लिए क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अब नेक्स्ट क्या है? फीचर्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें विजिबल एंड इनविजिबल दोनों तरीके के आइटम्स को लिया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री। अब इसमें ये इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जो रिसिप्ट होती हैं उनको क्रेडिट साइड में लिया जाता है, जो पेमेंट्स होती हैं उनको डेबिट साइड में लिया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम कितना रहता है इनका? एनुअल स्टेटमेंट। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर क्या रहता है कंपनीज़ का? 1 ईयर का रहता है। उसी तरीके
तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी पीरियड ऑफ टाइम कितना रहता है, मेनली 1 ईयर का रहता है। अडोप्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जैसे अकाउंटिंग में हम करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है। अगर आप एक चीज़ को डेबिट कर रहे हो, एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, तो दूसरे अकाउंट को साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उनको आपस में बैलेंस रखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा मैच होता है। वैसे ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी एक तरीके से हमेशा बैलेंस ही रहता है, क्योंकि हमें उसको एक तरफ से जितना डेबिट होता है उतना ही अमाउंट हमें क्रेडिट करना होता है। तो इसमें भी रिसीप्ट और पेमेंट होती हैं, डेबिट और क्रेडिट होता है। अब नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट, इनको भी मैचिंग में पूछा जाता है। अब करंट अकाउंट, फर्स्ट है इसका करंट अकाउंट, सेकंड है कैपिटल अकाउंट, थर्ड है यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट, फोर्थ है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या है और इसमें किसको इंक्लूड किया जाता है? करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज एंड सर्विसेज, मींस इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो फिजिकल गुड्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं, दोनों की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम अकाउंट आता है, द इनकम अकाउंट मोस्टली फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम डिविडेंड। इनकम कैसी? जो डिविडेंड से हो रही है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट हो रही है, या पेमेंट कर रहे हो आप फॉरेन टैक्सेस की, वो वाली इनकम। एंड ट्रांसफ़र पेमेंट, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा करंट अकाउंट का? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है ये हमने आगे पढ़ना, और कैसे निकाला जाता है ये एक तरीके से ये होता है कि जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और जितना आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी नेशन से, उसके जो बीच का डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसमें हम और क्या प्लस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, मतलब कितनी हमें एब्रोड से इनकम हो रही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, उसको ऐड करेंगे किसमें? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और क्या ऐड होगा इसमें? नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। अब ये भी आगे पढ़ना है डिटेल में। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है? इसको हम वन साइड ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल कि करंट अकाउंट में किनको लिया जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड को, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को, प्लस नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रोड को, इन तीनों को करंट अकाउंट में लिया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट डील्स विद द अकाउंट रिलेटेड टू कैश और लिक्विड एसेट। कैपिटल रिलेटेड किससे है? मनी से। अब यहाँ पर कौन सी ट्रांजैक्शंस को लिया जाता है? जो कैश और लिक्विड एसेट्स होती हैं। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड, अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट्स। शॉर्ट टर्म कैसी होती हैं? जो लेस देन 1 ईयर होती हैं। अब इसमें परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, जो कम समय के लिए, जो शॉर्ट पीरियड के लिए सिक्योरिटीज़ परचेज की हैं वो आएंगी। कैश बैलेंस हेल्ड विद फॉरेन कंट्रीज़ फॉर अ टाइम पीरियड लेस देन अ ईयर। इसमें हमने जो कैश बैलेंस लिया है फॉरेन कंट्री से 1 साल से कम के लिए, वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। लॉन्ग टर्म कौन सी होती हैं? जैसे हमने बैलेंस शीट जब बनाते थे हम उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल लिखते थे। अब शॉर्ट टर्म में जैसे क्रेडिटर और जो लेस देन 1 ईयर के लिए होते थे वो आते थे। मोर देन 1 ईयर जो होती थी वो किस में आती थी? लॉन्ग टर्म में। सेम चीज़ यहीं पर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, प्लांट, बिल्डिंग, ये सभी किस में आएंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। कैश बैलेंस हेल्ड विद फॉरेन कंट्रीज फॉर अ टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है? करंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल उन दोनों को लिया था, ट्रेड ऑफ बैलेंस और जितनी नेट इनकम अब्रोड से हो रही है उन 2-3 टर्म्स को हमने ऐड किया, दैट इज़ करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मेनली किससे रिलेटेड है? कैश से, मनी से, लिक्विड एसेट्स से, इनसे रिलेटेड है। इसमें हम शॉर्ट टर्म को और लॉन्ग टर्म कैपिटल को लेते हैं। ये था कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट है यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट। इससे भी एक पॉइंट आया था एग्जाम में। यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट को क्या बोला जाता है? वन साइड ट्रांजैक्शन यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट को ही बोला जाता है। अब इसमें कौन सी आती हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें आता है डोनेशन, गिफ्ट, कंपनसेशन। इनको वन साइड ट्रांजैक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को डोनेशन देती है, गिफ्ट देती है, कंपनसेशन देती है, तो उसके बदले में वो कोई भी चार्ज नहीं लेती है। क्योंकि अगर कोई दान देता है तो उसके बदले में वो कोई भी जो है
बदले में कुछ नहीं लेता है। डोनेशन, गिफ्ट, कंपनसेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, प्राइवेट रिमिटेंस, इनके सिर्फ नेम दे करके ये पूछा जा सकता है कि यूनिलेटरल पेमेंट में और क्या क्या आता है या क्या नहीं आता। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। डिजास्टर रिलीफ, एमरजेंसी रिलीफ, फंड्स फ्रॉम फॉरेन ड्यूरिंग क्रिटिकल सिचुएशन, चैरिटीज़, ये सब किस में आते हैं? यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट में। अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री को डोनेशन, गिफ्ट, कंपनसेशन या जितने भी टर्म्स गिवन हैं इनमें से किसी की पेमेंट करता है तो उसके बदले में इंडिया उससे कोई भी कंसिडरेशन जो है वो नहीं लेगा। और ये किस में आएगा? यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट में। सेम अगर कोई दूसरी कंट्री इंडिया को ये सब देती है, चाहे वो चैरिटी हो या फिर किसी ने कोई फंड दिया हो या फिर गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड की हो, तो वो किस में आएगी? यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट उनकी साइड से। और हमारे लिए क्या होगा? रिसीव होगा। रिसीप्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दैट इज़ क्रेडिट। फिर वही बात, जो हमारे लिए इनकम है अगर हमें मिल रही है तो वो हमारे नेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या होगी? क्रेडिट बैलेंस होगा। और अगर इंडिया किसी को ये डोनेशन वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है तो ये क्या होगा? हमारे लिए खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा हमारी कंट्री के लिए, और वो किस में जाएगा? डेबिट में जाएगा। सिर्फ इसके नाम इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है द ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। अब इसमें कौन सी टर्म्स आती हैं? सिर्फ इनके एक तरीके से डिफरेंस क्लियर होना ज़रूरी है कि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, करंट में क्या आता है, एंड इसमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या आता है, यूनिलेटरल में क्या आता है। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है? ऑफिशियल रिजर्व्स एसेट्स इंक्लूड गोल्ड, फॉरेन करेंसीज, SDR, रिजर्व पोजिशन इन द IMF। हमने IMF पढ़ा था, उसमें एक SDR कोटा पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि वो एक तरीके से एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं या कंट्रीज़ के बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी एक तरीके से मेंटेन करता है। ऑफिशियल रिजर्व एसेट इंक्लूड गोल्ड। सबसे पहले ये भी पूछा जा चुका है कि गोल्ड आता है या नहीं आता है। जो रिजर्व होते हैं उसमें गोल्ड को भी इंक्लूड किया जाता है, किसी कंट्री के पास कितना गोल्ड है। फॉरेन करेंसी आती है कि किसी कंट्री के पास दूसरी करेंसी कितनी है, दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी कितनी है। अगर हम अपने इंडिया का एग्जांपल लेके चले तो इंडिया के पास कितना गोल्ड है, कितनी फॉरेन करेंसीज़ हैं, चाहे वो चाइना की हो, अमेरिका की हो, जापान की हो या कहीं की भी हो, वो फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया के पास कितनी है। SDR क्या था? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिनको हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्या है? एक तरीके से ये वोटिंग राइट्स मिलते हैं हर कंट्री को जो कि मेंबर होता है IMF का, और ये रिजर्व पोजीशन होती है IMF में। तो ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक तरीके से मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बेसिकली पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, और किसी को इसका डिफरेंस नहीं पता होता तो वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों तरीके के आइटम्स को लिया जाता है, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड क्या होता है? गुड्स का होता है, और वो कैसी होती हैं? फिजिकल होती हैं। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल आइटम्स को लिया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री इम्पोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इन्होंने क्या बोला कि जो एक कंट्री इंपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज से या दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है, माल जितना मंगवाती है और जितना दूसरी कंट्रीज़ को भेजती हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक बड़ा कंपोनेंट है। अभी तक हमने उसके 4 कंपोनेंट पढ़े थे, जो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और यूनिलेटरल था या फिर रिजर्व ऑफिशियल अकाउंट था। ये सब उसके 4 कंपोनेंट थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। लेकिन सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो हम ये मान सकते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो उसका एक पार्ट है एक तरीके से। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो टर्म है। डेबिट आइटम्स इंक्लूड इंपोर्ट्स, फॉरेन एड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रोड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रोड। अब डेबिट आइटम्स में क्या आएगा? डेबिट वर्ड इसका मतलब हमने पहले ही समझ लिया कि डेबिट में हमारा आता है जो हमारे लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक्सपेंसेस क्या होंगे हमारे लिए? हमारी कंट्री के लिए अगर हमारी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, कहीं से माल मंगवा रही है, तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो इंपोर्ट किस में आएगा? डेबिट में आएगा। फॉरेन एड क्या है? एड होता है हेल्प करना किसी को। फॉरेन एड, अगर हमारी कंट्री किसी अदर कंट्री को हेल्प कर रही है, फॉरेनर को हेल्प कर रही है, तो वो क्या होगा? उसके लिए एक्सपेंस होगा। सो वो भी किस में आएगा? डेबिट में आएगा। डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रोड। अब डोमेस्टिक आप
अब्रोड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रोड, आप वहाँ दूसरी कंट्री में कोई खर्च कर रहे हो या फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो भी क्या होगा, डेबिट बैलेंस में आएगा। अब क्रेडिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट हमारी इनकम होती है, गेन होते हैं, तो क्रेडिट आइटम्स में एक्सपोर्ट आएंगे, फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मींस जो दूसरी नेशंस हैं वो हमारी कंट्री में जो पैसा लगा रहे, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे हमें क्या मिलेगी, मनी मिलेगी, करेंसी मिलेगी उनकी, वो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगी। सो जो क्रेडिट होते हैं उनमें हम मेनली ऐसी ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं जिनसे हमें इनकम होनी होती है। व्हेन एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट, जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इम्पोर्ट से, मतलब आप दूसरी कंट्रीज़ को माल ज़्यादा भेज रहे हो, गुड्स ज़्यादा भेज रहे हो और वहाँ से मंगवा कम रहे हो, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे लिए कैसा होगा, फेवरेबल होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरे नेशंस की करेंसी ज़्यादा है। एंड इफ़ इम्पोर्ट आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट देन इट इज़ अनफेवरेबल। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट दूसरे नेशंस से ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए कैसी सिचुएशन होगी, अनफेवरेबल होगी। और वैसे भी एक कंट्री को ज़्यादा पावरफुल या अच्छी बैलेंस तभी माना जाता है जब उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम से कम हो, या दोनों इक्वल हों, लेकिन एक्सपोर्ट कम नहीं होने चाहिए इम्पोर्ट से। ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, BOP क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम दोनों तरीके के आइटम्स को लेते हैं, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो। ये एक ब्रॉड टर्म है, किसको देखें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड तो खुद इसका एक कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। सेकेंड क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफ़र। हम पढ़ चुके हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें सिर्फ उन आइटम्स को लिया जाता है जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और इट इज़ ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें एक साइड देखिए डेबिट होती है, एक साइड जो है क्रेडिट होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा बैलेंस ही दिखाया जाता है, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो हमारा फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकता है। अब वो फेवरेबल और अनफेवरेबल कैसे होगा, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम हैं किसके कंपैरिजन में, इंपोर्ट के कंपैरिजन में, तो वो हमारे लिए एन अनफेवरेबल सिचुएशन होगी। लेकिन हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वो हमारे नेशन के लिए फेवरेबल सिचुएशन होगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, बैलेंसिंग आइटम आते हैं, एरर एंड ओमिशन ये भी चीज़ आती है। इसमें हमें क्या करना होता है, जो करंट और कैपिटल अकाउंट है उनको प्लस करेंगे और माइनस उसमें से क्या कर देंगे, एरर एंड ओमिशन। अब एरर एंड ओमिशन क्या होता है, कुछ ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं 11th-12th में, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन को या तो आपने इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, जैसे 89,000 की कोई ट्रांजैक्शन आपने की थी और आपने उसको 98,000 की तरीके से लिख दिया, वो उसको रिवर्स करके लिख दिया। या फिर आपने क्या किया कि कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ओमिट कर दिया उसको, तो वो क्या है, मिस्टेक होती है। तो करंट और कैपिटल अकाउंट को ऐड करके माइनस कर देंगे जो हमसे एरर हुए हैं या ओमिट हुई है कोई ट्रांजैक्शन, तो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं, नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट, हमें अर्निंग कितनी हुई है एक्सपोर्ट करने में, जो गुड्स हमने दूसरी कंट्रीज़ को भेजी हैं, एंड नेट पेमेंट फॉर इंपोर्ट, अब हमने पेमेंट की कितनी की है दूसरे नेशंस से अपने कंट्री में माल मंगवाने पर, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस ऑफ फॉरेन लेंडर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। जितने भी बैलेंस ऑफ ट्रेड के फैक्टर हैं वो सभी किसको अफेक्ट करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसे इफेक्ट करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, अगर वो स्ट्रिक्टली वर्क नहीं कर रही होंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या एक तरीके से प्रॉपर जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, तो इसको अफेक्ट करेगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी कभी डेफिसिट में रहेगा, वो सरप्लस में जाएगा ही नहीं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें अभी पता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें हम फिजिकल गुड्स को लेते हैं
उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेते हैं, तो जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट अगर ज़्यादा रहती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो वो एक अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को इफ़ेक्ट करेगा। सेम सेकंड रीज़न क्या कहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमारे पास रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगी या हाई कॉस्ट पर होंगी, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, फिर हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा और कैसी सिचुएशन हो जाएगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अनफेवरेबल हो जाएगी। और थर्ड क्या है, एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो इंडिया का रुपीज़ है जो हमारा, और दूसरी नेशन का एक पावरफुल कंट्री का अगर आप देखो जिनका स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है जैसे कि यूएस की डॉलर है, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारा रुपीज़ बहुत सस्ता है। अगर किसी ऐसी नेशन के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड को इफ़ेक्ट करेगा, हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा और उनके डॉलर हमें कम मिलेंगे लेकिन हमें अपनी रुपीज़ की टर्म में उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये भी चीज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड को इफ़ेक्ट करती है। एंड फोर्थ वन क्या कहता है, प्राइसेस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट होम। आपका यहाँ पर क्या प्राइस है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का होम कंट्री में जहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ऐसा हो कि दूसरे नेशन में जहाँ पर आप ट्रेड करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो वहाँ पर उसका प्राइस कम है बजाय इसके कि डोमेस्टिक कंट्री में आपका प्राइस अच्छा जा रहा है, तो फिर क्या होगा, जो डोमेस्टिक जो कंपनी है वो वहीं पर डोमेस्टिक कंट्री में ही अपनी गुड्स को सेल करेगी। ऐसे में फिर क्या होगा कि एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा और एक्सपोर्ट कम होने से क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इफेक्ट होगा और सिचुएशन कैसी हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनकी कंपोनेंट क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर मेन पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अभी अभी हमने पढ़ा जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हमारी इनकम आती है। इनकम एक नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना जो हमने पढ़ा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो आप इन चारों ऑप्शंस में से सिंपली इसमें से ये देख लो कि हमारी इनकम क्या है, हमारी कंट्री के लिए इनमें से इनकम कौन सी होगी, तो आंसर मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड। हम जो दूसरी कंट्रीज़ हमारे नेशन में आके पैसा लगाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, वो हमारे लिए इनकम है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गिफ्ट पे टू फॉरेनर, रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन। तो देखिए नीचे की जो 3 टर्म है वो हमारे लिए खर्च हैं, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी दूसरी कंट्रीज़ को। गिफ्ट पेड टू फॉरेनर, एक तो ये यूनिलेटरल हो जाएगा जो हमने अभी अभी पढ़ा, यूनिलेटरल टर्म हो जाएगी, ट्रांजैक्शन हो जाएगी, वन साइड ट्रांजैक्शन हो जाएगी। गिफ्ट के बदले में कभी भी कोई कंसिडरेशन दोबारा रिसीव नहीं होता है, गिफ्ट सिर्फ वन साइड ही होते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन, आपने फ़ॉरेन से कोई लोन लिया था फॉरेन कंट्री से, अब उसको पे करना है, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा। और एक्सपेंसेस हमें लेने नहीं है क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम आती है। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड, कि दूसरी कंट्रीज़ ने हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया है वो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड। इन्होंने पूछा है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है, अगर हमारे पास जो पैसा है, हमारी जो एक्सचेंज है उसका आउटफ्लो होगा तो वो किस साइड रिकॉर्ड होगा। इनफ्लो क्या होता है, हमें रिसीव होना, मिलना। आउटफ्लो क्या होगा, हमारे पास से जाना। और अगर हम पेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सो आंसर कैसे मिल जाएगा, क्रेडिट या डेबिट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, खर्च है। बस एक रूल को याद रखना है, आपको चीज़ें याद रहेंगी कि कौन सी हमारे लिए इनकम है और कौन सी हमारे लिए एक्सपेंस है, और उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी साइड में आना है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्राइट